नमस्कार, बजट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। फरवरी सीरीज के पहले दिन बाजार में भारी बिकवाली। सेंसेक्स 950 और निफ्टी करीब 290 पॉइंट टूटा। निफ्टी और सेंसेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर बंद। निफ्टी बैंक 1300 पॉइंट लुढ़का। घाटे में है 90% एफएनओ ट्रेडर्स, लेकिन 3 साल में 5 गुना बढ़ी ट्रेडर्स की संख्या। एफएनओ पर सेबी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। टॉप 1% ट्रेडर्स ने कुल मुनाफे का 51% कमाया। परीक्षा की चर्चा में प्रधानमंत्री ने दिया सफलता का मंत्र। दूसरों की नहीं, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने का करें प्रयास। गैजेट्स की गुलामी बड़ी चिंता का कारण। बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर बवाल जारी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में रोकी गई स्क्रीनिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग रोकने के लिए धारा 144 लागू। और आप देख रहे हैं बजट काउंटडाउन। तो अब आपको बताते हैं बजट से जुड़ी कुछ सुर्खियां। सरकार घटा सकती है सब्सिडी का खर्च। बजट में फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी में कटौती संभव। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट का असर। आवास एक्सक्लूसिव। बजट में पीएम आवास योजना पर 45,000 करोड़ तक का आवंटन संभव। 2024 तक सभी गरीबों को पक्के मकान देने का लक्ष्य। सीएनबीसी आवाज की बजट एक्सक्लूसिव। वित्त मंत्री के लिए अहमदाबाद के प्रोफेसर्स की सलाह। छोटे किसान और मंडी सुधार पर रखें फोकस। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा करें खर्च। टेक्नोलॉजी इनोवेशन को दें प्राथमिकता। और पेंशन की इनकम होनी चाहिए इनकम टैक्स फ्री। सीनियर सिटीजन्स की वित्त मंत्री से गुहार। रेल किराए में छूट फिर से करे बहाल। तो अगला हफ्ता होगा बजट का हफ्ता और 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल जैसी सब्सिडी के बड़े सेक्टर में कटौती कर सकती है। इसके पीछे वजह है सरकार के पास। क्यों ये सरकार कर रही है, समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, सब्सिडी के मोर्चे पर क्या बदलाव आ रहा है सरकार के रुख में और क्या है इसकी वजह? दरअसल अब से कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि सरकार के ऊपर सब्सिडी बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा दबाव है, लेकिन अब जो हालात बदले हैं उसको देखते हुए सरकार इस बजट में कई सारी सब्सिडी में कटौती करती हुई दिख सकती है आपको। इसमें सबसे ज़्यादा कटौती आपको फर्टिलाइज़र सब्सिडी, फूड सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी में होती हुई दिख सकती है। और दरअसल इसके पीछे वजह भी है। जब हम सब्सिडी में कटौती की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चालू कारोबारी साल में जिस सेक्टर में जितनी सब्सिडी सरकार ने दी है उसके मुकाबले अगले कारोबारी साल के लिए सरकार आवंटन कम कर सकती है, यानी घटा सकती है। मिसाल के तौर पर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी के लीजिए। चालू कारोबारी साल में करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी खर्च होने का अनुमान है। लेकिन अब जाके जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आई है, नेचुरल गैस की कीमतों में स्थिरता आई है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कच्चे माल का जो इंपोर्ट होता था उसकी कीमतें काफ़ी हद तक कम हुई है। इसको देखते हुए सरकार अगले कारोबारी साल के लिए फर्टिलाइज़र सब्सिडी चालू कारोबारी साल के मुकाबले घटा सकती है और ये आवंटन 1.2 से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। दूसरे जैसे कि सबसे ज़्यादा खर्च होता है आपको फूड सब्सिडी के ऊपर, तो फूड सब्सिडी के ऊपर भी सरकार आवंटन कम कर सकती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार चलाती थी पहले, उस पर अच्छा खासा खर्च होता था। उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया है। हालांकि पुरानी स्कीम के तहत मुफ्त अनाज देगी, तो उस पर बहुत खर्च नहीं आने वाला, मुश्किल से 15,000 करोड़ रुपये खर्च होने वाला है। तो चालू कारोबारी साल में जहाँ फूड सब्सिडी 2.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, अगले कारोबारी साल के लिए मुश्किल से 2 लाख करोड़ रुपये के आसपास रखने का अनुमान सरकार पेश कर सकती है, उसका आवंटन कर सकती है। इस तरीके से फ्यूल सब्सिडी में सरकार कटौती कर सकती है और इन सब का फायदा ये होगा कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने में काफ़ी हद तक मदद भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार आसान रखना चाहती है इसलिए। और बजट से सीनियर सिटीजन्स की यानी हमारे बुजुर्गों की क्या है उम्मीदें? वित्त मंत्री और मोदी सरकार से क्या चाहते हैं देश के वरिष्ठ नागरिक? ये जानने के लिए वरिष्ठ नागरिकों से बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने।
बजट आपको मालूम ही आने वाला है 1 तारीख को, कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए बजट में जिससे कि जो आप जैसे लोग हैं या जितनी उम्र के लोग हैं उनको इस बार कुछ ज़्यादा रिलीफ मिले और मोदी सरकार का कह सकते हैं फुल फ्लेज्ड भी आखिरी बजट है ये? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ने हमेशा सीनियर सिटीज़न का साथ दिया है और आगे भी ये सीनियर सिटीज़न को अपने व्यू पॉइंट में रखते हुए उनके बेनिफिट के लिए ज़रूर अच्छा सोचेंगे। पेंशन इनकम एक बड़ा कंसर्न होता है, क्या आपके मन में उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए उसमें? आपका नाम? देखिए, मेरा नाम कपिल जैन है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुआ हूँ। देखिए, हम लोग अब रिटायरमेंट के समय हमारी सर्विस लगभग 30-34 साल की हो जाती है और हमने ऑलमोस्ट इंटायर सर्विस भी इनकम टैक्स पेमेंट पे किया है। तो हम ये चाहते हैं कि अब रिटायरमेंट के बाद हम शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करें। तो पेंशन पे भी टैक्स लगता है और अब इस उम्र में हम चाहते हैं आराम से रहें, तो रिटर्न फाइल करना भी एक झंझट का काम है। तो इसलिए हम चाहते हैं इस समय पेंशन शुड भी इनकम टैक्स से मुक्त होनी चाहिए और रिटर्न भी फाइल करने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरी प्रॉब्लम ईपीएफओ से कंसर्न है। ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन गवर्नमेंट ने 1000 रुपये करी है। गवर्नमेंट बताया कि आजकल महंगाई के ज़माने में 1000 रुपये में घर कैसे चलेगा। मैं डीजीएम पोजीशन से रिटायर हुआ डिफेंस पब्लिक सेक्टर से। मेरी पेंशन 700 रुपये थी, जो 15 साल बाद बढ़ के 1345 रुपये हुई है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी कहने के बाद कई एमपीज़ ने भी ट्राई करा, इन्होंने 1000 रुपये से फिगर बढ़ाई नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो आदमी पूरी ज़िंदगी टैक्स देता है उसको कम से कम सोशल सिक्योरिटी जरूर मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद। तो लोग को अपनी यंग एज के अंदर टैक्स देने का भी एक बेनिफिट वो हो जाएगा, इंसेंटिव हो जाएगा कि उनको फिर सीनियर सिटीजन जब बन जाएंगे तो उनको उसका पे बैक मिलेगा। मेरा मानना ये है कि कोई ऐसी स्कीम बननी चाहिए। तो बजट से सबकी होती हैं उम्मीदें, लेकिन बजट के बारे में क्या कहते हैं ऐसे लोग जो पूरे साल स्टडी करते हैं, ना सिर्फ बजट बल्कि पूरी इकोनॉमी का भी। तो IIM अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर से बात की हमारे संवाददाता कीर्तन जोशी ने। बजट को अब कुछ ही दिन बचे हैं और वित्त मंत्री को इस बजट में क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे सेक्टर है उस पर जोर देना चाहिए, वो जानते हैं IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर से। सर बताइए कि इस बजट में आपकी विश क्या है फाइनेंस मिनिस्टर से? देखिए, मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूं। मुझे लगता है कि अगर छोटे किसान के पक्ष से देखा जाए तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है बजट के थ्रू। बजट में एक सिग्नल दिया जाता है कि सरकार क्या चाहती है। मुझे लगता है छोटा किसान इस देश में प्रोडक्शन और मार्केट रिस्क सफ़र करता है काफ़ी हाई लेवल का। लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है मंडी को सुधारने की। तो छोटा किसान जब मजबूरी में बेचता है उसको रोकने के लिए वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश में उतने वेयर हाउस नहीं है जो रिकग्नाइज्ड हो ई वेयर हाउस रिसीप्ट्स के लिए, जिसमें किसान अपना माल रख के लोन ले सके अगली फसल के लिए। उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो वेयर हाउस रिसीप्ट कंप्लाइंट हो। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि दूसरे नए चैनल हैं जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ये राज्यों का विषय है। इसमें केंद्र सीधे तौर पे कुछ नहीं कर सकता। केंद्र इंसेंटिवाइज कर सकता है बजट के थ्रू। APMC को कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कैसे बढ़ावा देना है, उसमें ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट्स का किया जा सकता है छोटे किसानों के लिए। जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उनको लो इंटरेस्ट पे या जीरो इंटरेस्ट पे लोन दिए जा सकते हैं। जो किसान अपना माल बाद में बेचना चाहते हैं उनको जीरो इंटरेस्ट पे लोन दिया जा सकता है। कुछ और देश ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह का सपोर्ट करके छोटे किसान का उसको हम मंडी में या मंडी के बाहर अच्छा भाव दिलवाने का प्रयास कर सकते हैं बजट के इंसेंटिवाइजेशन के थ्रू। बिल्कुल। आइए एक दूसरे जो प्रोफेसर हैं उनसे बात करते हैं। सर बताइए आप क्या चाहते हैं, इस बजट में क्या होना चाहिए? तो मेरा जो विषय है वो है शिक्षा और मेडिकल के एरिया में। तो इन एरियाज़ में जो इन्वेस्टमेंट है, सरकारी इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी बढ़ाना चाहिए। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सप्रेसवे, रेलवेज इत्यादि में बहुत एम्फेसिस दिया है। लेकिन अब जो है हमें डिजिटल हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में और बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के एरिया में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे केंद्रीय सरकार यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब में इन्वेस्टमेंट और होना चाहिए ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़े और स्टूडेंट उनका फ़ायदा उठा सके।
बिल्कुल, तो यहाँ के फैकल्टी का जो सुझाव है वो काफ़ी उपयुक्त है। अगर केंद्र सरकार आने वाले बजट में इस पर फोकस करती है तो निश्चित तौर पर इन सेक्टर को तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन समूचे भारत का जो विकास होना है उस दिशा को भी काफ़ी बल मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इस साल भी बजट में किसानों पर फोकस रहने की उम्मीद है, लेकिन किसानों तक उनके लिए बनाई गई नीतियां कितनी पहुंच पाती है, किसानों की समस्याएं क्या है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने किसानों से बातचीत की है। खेत खलिहान और मजदूर किसान ये हमेशा से बजट का फोकस रहे हैं। पिछले कुछ समय में किसानों के मुद्दे हेडलाइंस में छाए हुए हैं और साथ ही सरकार भी दावे और वादे करती है किसानों के लिए काफ़ी कुछ करने के। इस बार बजट से पहले किसानों का क्या कहना है, यही जानने के लिए हम सलारपुर कला गाँव आए हैं, ये दादरी के पास से, और यहाँ के किसानों के साथ हम बैठते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। आप लोगों में से कोई है जो किसान सम्मान निधि का फ़ायदा उठाया? जी देखिए, ऐसा है, किसान सम्मान निधि हमको तो मिली है जब से शुरुआत हुई है इसकी, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों की शुरुआत में किसान सम्मान निधि आई, लेकिन बीच में वो KYC क्या ऐसा कोई सिस्टम चला था, उसकी वजह से कुछ लोगों की सम्मान निधि आनी बंद हो गई। तो हम चाहते हैं एक तो सभी की आए जो पात्र हैं। अब जैसे कुछ लोगों की आई, कुछ लोगों की आ रही है, कुछ लोगों की कट चुकी है, तो एक तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों की आए जो पात्र हैं, और हम चाहते हैं कि इसकी जो राशि है किसान सम्मान निधि की, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। पवन जी, ये बताइए, आप तो काफ़ी सामाजिक चीज़ों में भी जुड़े रहते हैं, क्या ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है इस बार बजट पे सरकार को फोकस करना चाहिए, किस बारे में बात करनी चाहिए? सरकार को फोकस, तो मैं थोड़ी शिकायत करूंगा पहले। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिस लेकर आए थे, हमारा प्रीमियम भी कटा है और 2 साल लगातार हमारी फसल मरी है, और बीमा कंपनियों ने गुमराह किया। केवल हमारा ये प्रीमियम जमा करके जो उसकी राशि थी वो थी 1,10,000 रुपये, और पूरी फसल नष्ट होगी, और केवल इन्होंने 15,000 रुपये दिए हमको मात्र, और पूरे इसमें डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हुए हैं हमारे। तो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार या घोटाला है ना, ये किसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस का पूरी राशि आपने मांगी थी वो नहीं मिली है, तो इसमें क्या उन्होंने क्लेम क्या किया है? उन्होंने जब आपको आपकी पूरी राशि नहीं दी होगी तो कुछ तो बताया होगा कि उन्होंने ये बताया कि हमने ये लेखपाल हैं, DM है, SDM है, ये जिला मुख्यालय पर लिख के वहीं ये फसल का आकलन कर लेते हैं, और मौके पे कोई आता नहीं है। तो इन्होंने वहीं से पटवारी के लेखपाल जो होते हैं, लेखपाल के रिपोर्ट लगा के 20% नुकसान है, 30% नुकसान है, ये लगाकर 20% के हिसाब से देते हैं। जबकि सर्वेयर जो कंपनी का सर्वेयर था खुद हमारे खेत पे आया था और देख के गया था कि पूरी फसल खराब है, लेकिन नहीं, जो DM ने या SDM ने हमारा चिड़िया बैठा दी, उसी के आधार पर देते हैं। आपका नुकसान कुल मिला के कितना हुआ था? मेरा हुआ था 1,10,000 रुपये नुकसान। और इंश्योरेंस की राशि कितनी मिली? मेरे को मिली 15,000 रुपये। एक और समस्या यहाँ कोल्ड स्टोरेज को लेकर, यहाँ एक और भाई साहब इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि भंडारण जो है, आप फसल उगाते हैं उसका भंडारण एक बड़ी समस्या होती है। क्या यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे है हम लोग सलारपुर गांव के आसपास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है? नहीं जी, हमारे यहाँ तक पूरे जिले में कहीं भी कोल्ड स्टोर नहीं है, और ये कोल्ड स्टोर की सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक आध कोल्ड स्टोर का निर्माण हो जाए तो किसान को बहुत अच्छा सहयोग होगा इससे, और बाकी इसकी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। तो ये जो हमारे साथ किसान हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर के लिए वो उपलब्ध नहीं है, इनकी जितनी लागत है वो नहीं मिल पाती है, और इसका खामियाजा इन सबको भुगतना पड़ रहा है। आने वाले बजट में इन सब की नज़र लगी रहेगी। सरकार जो वायदे करती है, जो दावे करती है, वो धरातल पर उतरते हैं कि नहीं, कम से कम वित्त मंत्री से तो यहाँ के किसानों की यही मांग है। रोहन सिंह, सलारपुर गाँव, दिल्ली। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बजट काउंटडाउन में। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बड़ा आवंटन देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 2024 तक ग्रामीण इलाकों में करीब 84 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखेगी, और इसके लिए 40-45 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का बजट रखा जा सकता है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताया आलोक, क्या प्लान है सरकार की?
2024 तक गरीबों के सर पर पक्का छत देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार कर सकती है बजट में ऐलान। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में कुल 84 लाख घरों को पूरा करने के लिए सरकार बजट में करीब 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए को एलोकेट कर सकती है। आपको याद होगा पिछले साल बजट में सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम एलोकेशन किया था, लेकिन 2024 तक बाकी बचे हुए मकानों को पूरा करने के लिए लक्ष्य बढ़ा दिया गया था और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में करीब 3 करोड़ मकान बनने थे, जिसमें से अभी तक जो दिसंबर के ताज़ा आंकड़े आए हैं उसमें से करीब 2 करोड़ से ज़्यादा मकान बन चुके हैं और करीब 2.5 करोड़ मकान के लिए मंजूरी केंद्र सरकार दे चुकी है। हालांकि इसके लिए फंड की कमी हर जगह से आ रही है, लिहाजा सरकार इस फंड की कमी को पूरा करने के लिए इस बार भी बजट में बड़ा एलोकेशन करीब कर सकती है और ताकि जो 2024 के पहले जो सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ गरीबों को ग्रामीण इलाकों में मकान देना है, पक्का छत देना है, साथ साथ उसके साथ बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देनी है, उन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए इस बार बजट में एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना को बड़ा एलोकेशन मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो ये थी आज खबरें बजट से जुड़ी हुई और साथ ही लोगों की आवाज़। इसी तरह हम आपको बताएंगे बजट से जुड़ी हर खबर और बजट पर बड़े पैनल के साथ सीएनबीसी आवाज़ पर होगा बड़ा डिस्कशन। तो देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।